नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड की जनता का एक सपना था, उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण हो, और गैरसैंण राजधानी को लेकर सरकारों का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, चाहे फिर कांग्रेस सरकार रही हो या फिर बीजेपी। गैरसैंण राजधानी को लेकर सड़क से सदन तक कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 जुलाई को गैरसैंण में सांकेतिक तालेबंदी करेंगे। इसके साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा, हरीश रावत अपने लिए कोई न कोई राजनीतिक कार्य ढूंढते रहते हैं, वो एकला चलो की राजनीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है, वो राजनीति में कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। आप थोड़ी सी चीज इधर करो। जैसा कहा कि हरीश रावत जी कोई ना कोई अपने लिए राजनीतिक कार्य ढूंढते रहते हैं और वो एकला चलो की नीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन क्योंकि हरीश रावत जी को सुर्खियों में रहना है, अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना है, अपने अस्तित्व बना के रखना है, तो इसलिए रोज और कुछ काम नहीं मिलेगा तो कहीं वो भुट्टे तलने शुरू पकौड़े। बड़कोट नगर पालिका की ओर से एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत बड़कोट के तिलाड़ी रोड पर बनाए गए ट्रेचिंग ग्राउंड को हरियाली में बदला जा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड के किनारे बांस, रीठा, कचनार और सिरस और बेल पत्र जैसे पौधों का रोपण किया गया। दिलचस्प बात यह है कि नगर पालिका की अध्यक्ष ने अनुपमा रावत ने सभी पौधों के बीज थैलियों में डालकर खुद अंकुरित कर पौधे तैयार किए। कुछ बीज बोए गए थे और वो पौधे तैयार किए गए। बांस है, रीठा है, कचनार है, बेलपत्री है और डिडोरिया है, जो कि हमने खुद तैयार कर रखे हैं। और अब हम उन पौधों का जो है रोपण कर रहे हैं अपने टंचिंग ग्राउंड में। हमारा नया टंचिंग ग्राउंड बना है, तो हम चाहते हैं कि वो टंचिंग ग्राउंड हमारा हरा भरा हो और वो जमुना नदी के किनारे है, तो वहाँ पे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और वो पौधे जो है हरे भरे जब लगेगा वहाँ, तो टंचिंग ग्राउंड। इच्छा में सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना से परिजनों और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों और स्कूल प्रबंधन ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक नगर के सेंट पीटर स्कूल की बस सितारगंज मार्ग पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर सिरसा चौकी के पास सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को ट्रक चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। स्कूल बस में 23 छोटे बच्चे सवार थे। अचानक हुई दुर्घटना में कई बच्चे चोटिल हो गए। फिलहाल सिरसा चौकी पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और ट्रक को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब यह हादसा हुआ। इसी ट्रक ने इस स्कूल बस में टक्कर मारी। इस स्कूल बस में 23 बच्चे सवार थे। इस टक्कर से उनको चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है, वहीं ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है हम लोगों को, जो बच्चों को चोट लगी है, तो तुरंत हम लोगों ने एक मीटिंग बुला के कमेटी बनाया है। उसके बाद टीचर लोगों के साथ में खुद हॉस्पिटल गया है, बच्चों से पेरेंट्स से मिला। 2 बच्चे वहां पर फुटेला हॉस्पिटल में थे, मिले हैं, पैर में थोड़ी चोट लगी है। एक बच्चा अग्रवाल हॉस्पिटल में थे, उनका डिस्चार्ज हो गया। बाकी कुछ बच्चों को जो हल्की फुल्की चोट लगी, फर्स्ट एड के बाद पेरेंट्स को लेके गए घर। बाकी हम उनका टीचर्स जो टीम है वो वहाँ पर उनका फैमिली विजिटिंग के लिए भी गए। सुबह पता लगा एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और बस को पीछे से टक्कर मारी ट्रक वाले ने। इसमें लापरवाही ट्रक वाले की है। बस तो वहाँ खड़ी थी, बच्चों को शायद बच्चों को पिक करी थी बस, और 23 बच्चे उसमें सवार थे। और जब टक्कर लगी है तो थोड़ी बहुत 3-4 बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं उसमें। तो जैसे ही मुझे सुबह पता लगा, मैं तत्काल किच्छा हॉस्पिटल पहुंचा, बच्चों को देखा, उनका हालचाल जाना
और बच्चे सब सुरक्षित हैं। एक बच्चे के थोड़ी चोट ज़्यादा लगी है पैर में, उसको रुद्रपुर एडमिट कराया गया है, वो भी शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा। हमारी बस बच्चे को स्टॉप से चढ़ा रही थी और पेरेंट भी वहीं पे मौजूद था और पीछे से एक बस ट्रक आ रहा था काफ़ी स्पीड में, उसके ब्रेक पता नहीं उससे लगे कि नहीं लगे, वो पीछे से आके हमारी बस में घुस गया, जिसके चलते जो पीछे वाली सीट पे हमारे 4-5 बच्चे बैठे थे उनके पैरों में हल्की फुल्की चोटें आई, जिन्हें हमने समय रहते हुए रुद्रपुर फुटेला अस्पताल में उनका इलाज करवाया और वो शाम तक उनको डॉक्टर साहब उन्हें डिस्चार्ज दे। चलिए अब खबर ऋषिकेश से है, जहां वीरभद्र रोड स्थित गंगा तट किनारे मंदिर में बने शिवलिंग सहित 5 मूर्तियां तोड़ने वाले असामाजिक तत्व को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक हथौड़ा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीलीभीत का रहने वाला है। आरोपी का नाम श्यामलाल यादव है। आरोपी काले की ढाल पर किराए पर रहता है और शहर में वेटर की नौकरी करता है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पूछताछ में श्यामलाल ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के उद्देश्य से मूर्तियों को तोड़ने का जुर्म कबूल किया है। आगे उन्होंने कई ठेकेदारों पर तनख्वाह नहीं देने का आरोप लगाया। तो मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शख्स ने इस बात को कबूल लिया है कि उसने माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस शख्स ने मंदिर में बने शिवलिंग और वहां मौजूद कुछ मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ा था और खंडित किया था, जिसकी वजह से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। शख्स का नाम श्यामलाल यादव बताया जा रहा है और इस शख्स ने बताया कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और माहौल खराब करने के उद्देश्य से इसने इस घटना को अंजाम दिया। चलिए खबर हल्द्वानी से है, जहां लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूका। उनका कहना है कि प्रदेश में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनता, व्यापारी सहित सभी लोग बेहद परेशान हैं। बिजली कटौती के कारण अस्पतालों में भी दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे तो करती है, लेकिन धरातल में ऐसा नहीं है। उन्होंने सरकार से तत्काल बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। तो सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, बिजली कटौती के खिलाफ किया है प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप देखिए, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में बिजली कटौती की भरमार है, जिससे जनता, व्यापारी, हर वर्ग का लोग परेशान है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखें, जांचों की व्यवस्थाएं देखें तो विद्युत कटौती की वजह से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती की वजह से उमस भरी गर्मी में लोगों का जीवन। सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक तमंचे को बाइक पर रखकर वीडियो बनाया युवक ने और उसके बाद उसने अपनी वीडियो वायरल कर दी। वायरल वीडियो की भनक लगने के बाद सिडकुल पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिडकुल थाना एसएसआई शेजरात अली ने बताया कि तमंचे के साथ वीडियो बनाने वाला युवक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम आजाद है। ये सिडकुल का ही रहने वाला है।
ये थाना सिडकुल पर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त आजाद पुत्र जसवंत निवासी तुगलपुर खानपुर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। काशीपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 2 लाख की मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिजनौर का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पैसे के लालच में बिजनौर से नशे की गोलियां और मादक पदार्थ लाकर सप्लाई किया करता है। बीते दिन वो बिजनौर जिले से नशे के गोलियों की खेप काशीपुर में सप्लाई के लिए ला रहा था। नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान कल थाना कुंडा पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जो कि मोहम्मद आसिफ है और ये थाना सिवहारा क्षेत्र जनपद बिजनौर का रहने वाला है, और इससे नशे की कुछ गोलियां बरामद हुई हैं, जिनका स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस और प्रॉक्सीवेल स्पास प्लस नाम है। ये कुल 7,200 गोलियां हैं जो रैपर में हैं, 9,072 गोलियां हैं, और इनका मूल्य लगभग 1.25 से। चलिए अब खबर लक्सर से है, जहां तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में हरिद्वार के एडीएम वीर सिंह बुधियाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम वीर सिंह बुधियाल ने फरियादियों की समस्या सुनी। तहसील दिवस में 29 शिकायतें आईं, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों के निस्तारण के लिए एडीएम संबंधित अधिकारियों को निर्देश एडीएम ने दिए और आयोजित तहसील दिवस में जल भराव, नलकूप अतिक्रमण, भूमि की पैमाइश और किसानों के लोन से संबंधित शिकायतें मिली। जितना 29 शिकायत हमारे दर्ज हुए हैं, जो किसी का पानी की निकासी को लेकर है, किसी का नलकूप को लेकर है, और जो चक रोड के अतिक्रमण को हटाने के लिए है, और कुछ जमीन के पैमाइश के लिए है। तो पैमाइश का जो हमारा है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो ऋण उन्होंने लिया है, ऋण हमारा गलत जारी हो गया सभी लोगों ने, उसको हम तत्काल निस्तारण कर रहे हैं। तो 29 में से 8 ऐसे प्रकरण है जो तत्काल निस्तारण की परिधि में, जो उसको। हल्द्वानी में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में बिजली प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं बागेश्वर में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। आगे उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग, फॉरेस्ट टीम को आपदा प्रबंधन को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जो हमारी नैनीताल में और उधम सिंह नगर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो कहीं पे भी बंद नहीं हैं। हमारी बागेश्वर में अभी कुल मिला के 5 सड़कें बंद हैं और पिथौरागढ़ में 4 सड़कें बंद हैं, लेकिन सभी में काम चल रहा है। बागेश्वर में कपकोट में 7 गांव हैं जिनकी बिजली अफेक्टेड है, तो इसमें चीफ इंजीनियर जो यूपीसीएल के हैं, इनको बोला गया कि ये शाम तक सुचारू करें यहाँ पे बिजली की व्यवस्था को। एक गाँव है जो फिर भी छूट जाएगा, शाम तक नहीं हो पाएगा, उसकी डेडलाइन कल 5 बजे। जसपुर में बकरा-ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, इसीलिए आपको बता दें कि सूत मिल पुलिस चौकी परिसर में कोतवाल जसपुर और तहसीलदार जसपुर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधानों के साथ शांति कमेटी की बैठक की गई। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने शिरकत की, जिसमें आने वाले त्योहार पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अशोक कुमार का कहना है कि सभी को त्योहार के समय शांति बनाए रखने हैं और सख्त कार्रवाई होगी अगर किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की।
से अपना हथियार बनाते हैं। हिंदुस्तान का सौहार्दपूर्वक त्यौहार है बकरा ईद। इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रहे, उस संबंध में जो समाज के मस्जिद लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाकर बैठक की गई है और ताकि जो है हमारे क्षेत्र में लगातार शांति बनी रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग हो। इसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग रखी थी। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन की कमजोरी पर सवाल लगातार ही खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मदन सिंह बिष्ट ने माना है कि कांग्रेस में संगठन का अभाव है। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि संगठन पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ता है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि कांग्रेस संगठन के अंदर कई कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है। हमारा एक कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है और उसके साथ साथ संगठन में कई कमियां भी है कांग्रेस के अंदर। भाई होता है, संगठन में पैसे की भी आवश्यकता होती है, झंडे की भी आवश्यकता होती है, पर्चों की भी आवश्यकता होती है, मोटरसाइकिल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था होती है। इसके भी संगठन हमारा मैं तो हाईकमान को कहता हूं इस तरीके के मजबूत करे। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी। रुद्रपुर में बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हरेला पर्व पर बीजेपी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि वो वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को बीजेपी ने समर्पित किया है। और मुझे लगता है कि इस पखवाड़े को भारतीय जनता पार्टी ने 100% डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को समर्पित किया है। और प्रदेश के कोने कोने में हरेला त्योहार विधिवत संपन्न हो, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगह वृक्षारोपण हो। इस निमित्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझको इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया है। मैं अपने संगठन का। टनकपुर में मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड में रहे और आईआरएस के अंतर्गत जिस भी विभाग के जो दायित्व हैं वो बिना किसी लापरवाही से उसका निर्वहन करें। बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों के जलभराव की समस्या के संबंध में चर्चा की और सिंचाई विभाग से जानकारी ली कि जलभराव के संबंध में क्या क्या तैयारियां की गई हैं। यहाँ पे ड्रोन से सारे ने अपने रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसको देखा जाएगा। और जो टनकपुर बनबसा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी आपदा की, माननीय मुख्यमंत्री जी के यही निर्देश हैं कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। तो इसका ड्रेनेज प्लान के लिए 1 माह का समय दिया गया है इरीगेशन को। तो इसका जब विस्तृत ड्रेनेज प्लान बनेगा तो आने वाले सालों में इसका स्थायी समाधान हो पाएगा। फिलहाल इस मानसून सीजन में जो भी अस्थायी समाधान होने। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णागिरी तहसील सभागार में लोगों की समस्याएं जानी। रेलवे अतिक्रमण अभियान से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को डीएम ने रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में सुना। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बिना सर्वे किए अतिक्रमण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि भूमि का सर्वे चल रहा है, जिसके पूरे होने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जनपद हेडक्वार्टर में रेलवे को बुला के, उनके अधिकारियों को बुला के और एक पब्लिक के साथ एक अलग से आज बैठक की है। तो इसमें दोनों में ये निकल के आ रहा है कि जो लीगल प्रोसेस है वही कार्रवाई की जाए। तो बहुत से केस में मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोर्ट से वो निस्तारण न हो जाए। सब जुडिस मैटर का मतलब पूरा लीगल प्रोसेस से ही कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्करों ने एकत्रित होकर उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार और ओवर वर्कलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्या को एक ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ आशा वर्करों ने मौजूदा समय में तैनात एएनएम पर उनके साथ बदतमीजी करने और गलत बोलने के साथ ही उनसे अन्य काम करवाने का भी आरोप लगाया। इसीलिए क्षेत्र की समस्त आशा वर्करों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इकट्ठा होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मौजूदा एएनएम को हटाकर अन्य एएनएम की नियुक्ति की मांग की है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्या सर को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों के टीकाकरण कराने में, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने में। यहाँ पे एएनएम कार्यरत नहीं है। जो एक एएनएम है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो कभी टीकाकरण में आती हैं, कभी नहीं आ पा रही हैं और उसकी वजह से फील्ड वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ बिल्डिंग काम भी चल रहा है। आज ये कहना है जिन आशाओं की उम्र ज़्यादा हुए उनको निकाल दो। ये खुद संविदा में है और खुद अपना बेड रेस्ट में है। अगर ये आशाओं को मतलब जरा उम्र ज़्यादा होने में निकलेंगे तो फिर इन्होंने भी घर में रहना चाहिए। मेडिकल में ये यहाँ क्यों आ रही है और धमकी दे रही है मैं साइन नहीं करूँगी। अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ऑपरेशन पीछे कर दिया, पोलियो की ड्यूटी करी मयंक सर और उनको पूछ लीजिए आप। तो आशा वर्करों के साथ होता है गलत व्यवहार, ये आरोप है आशा वर्कर्स का। आशा वर्करों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्यादा काम को लेकर आशा वर्करों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आशा वर्करों का कहना है कि उनके ऊपर ओवर वर्कलोड है और साथ ही साथ उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। चलिए अब खबर देहरादून से, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। आपको बता दें देहरादून में पर्यटन को बढ़ाने के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन हमारे राज्य का मुख्य आधार है। जिस सोच के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, सब पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया, जिसके तहत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। देश भर से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग और निवेशक आए हैं। सरकार से जो भी अपेक्षा की गई है सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। देखिए, मुख्यतः इन सभी निवेशकों को आज इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आमंत्रित किया गया था कि यहाँ पर जो स्थापित व्यवसाय है उनको अपने संचालन में कोई अगर समस्या आ रही है तो उससे वो रूबरू हो जाए और आने वाले समय में निवेशकों को यहाँ पर और सुविधा देने के लिए क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इसके संदर्भ में बैठक थी। पूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं वो आज यहाँ पर आए हुए थे। लोगों को मैं बधाई देता हूँ और हम एक पायदान आए हैं, हमें पहले पायदान पर आना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज अगर हमने कोई काम किया है तो कल को उससे भी आगे करना है। आज जितने हमने परिश्रम किया है, जितना स्किल लगाया है, उसको अगले दिन और लगाना है।
मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे और अच्छा हो उसके लिए भी जो है उनका प्रोत्साहन। और चलिए अब खबर किच्छा से है, जहां पर ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर इस गोष्ठी का आयोजन किया गया, सहकारिता दिवस के मौके पर ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक परिसर में बैंक अधिकारियों ने किसानों और ग्राहकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आयोजित कार्यक्रम में किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष गुलशन सिंधी और शाखा प्रबंधक सुशील कुमार ने कहा कि किसान हित में काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की उधम सिंह नगर जिले की 40 शाखाओं के माध्यम से पिछले साल किसानों को बिना ब्याज के करीब 100 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराया गया है। सहकारिता विभाग लगातार किसान हित में कार्य कर रहा है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के माध्यम से किसानों को 1 लाख पर्सनल लोन के लिए 3 लाख और महिला समूह के लिए 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है। ये आज उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की किच्छा शाखा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के 100वें दिवस का विषय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और इसमें मतलब जो बैंक की सभी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी दी गई और बैंक इसी तरह प्रयासरत रहता है कि सभी योजनाएं किसानों तक पहुंचे। तमाम किसानों को इस चीज़ की भी जानकारी दी गई। जो पंडित दीनदयाल योजना चल रही है, जो 0% पे हम लोग यहाँ बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है, उसकी जानकारी किसानों को दी गई। चाहे वो निजी रूप से भी लोन दिया जा रहा है, प्लस किसी को समूह के रूप में दिया जा रहा है, जो समूह बनते हैं समूह के रूप में भी लोन दिया जा रहा है। और 1 लाख रुपए तक का लोन समितियों द्वारा दिया जा रहा है। 1,60,000 से शुरू होकर के 3 लाख रुपए तक का लोन, निजी लोन किसानों को भी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।